हाँ जी, दिस इज हिस्ट्री की केमिस्ट्री। मैं अक्षय बिश्नोई और आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत सीरीज के अगले लेक्चर की, जिसमें हम टाइम पीरियड कवर कर रहे हैं 1351 से 1414, 1351 टू 1444 AD। इसमें आज हम जो सुल्तान डिस्कस करेंगे वो थे फिरोज तुगलक। और फिरोज तुगलक एक हिंदू माँ की संतान थे। इनकी माता बीबी नेला हबोर के राममल भट्टी की बेटी थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि, और दूसरा, ये मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे। उन्होंने इनको नॉमिनेट किया था फॉर रूलरशिप। तो एक तो नॉमिनेटेड थे और दूसरा एक हिंदू माँ की संतान थे। तो सीधी सी बात है कि उलेमा की सपोर्ट चाहिए इनको। तो उलेमा को खुश करने के लिए, और कुछ बंदे का खुद का पर्सन का एक इंक्लाइनेशन होता है, तो ये रिलीजियसली थोड़े रेडिकल थे। और कुछ उलेमा को कि ये दिखाने के लिए कि भी आई एम कंप्लीटली ऑन द इस्लामिक साइड, इन्होंने, आप कह सकते हैं कि इनके राज में उलेमा की काफी पावर बढ़ी और उलेमा का इन्होंने हमेशा, आप कह सकते हैं कि साथ दिया। तो उसमें आप कह सकते हैं कि एक अच्छे कामों में एक ये था कि दारुल सफा नाम से इन्होंने हॉस्पिटल भी बनाया गरीबों के लिए। और लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने ज्वालामुखी के मंदिर तोड़े। उड़ीसा में हमला किया तो जगन्नाथपुरी का मंदिर तोड़कर लूटा गया, यानी कि मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया। और एक ब्राह्मण को तो कोई उसका यह आरोप था कि उसने इस्लाम के धर्म से खुद को बेटर बताया था, या ऐसा कुछ आरोप था, उसको जिंदा जलाया गया था। तो ये इस तरीके के रिलीजियस, जो आप कह सकते हैं बिगटरी की, जो फिरोज तुगलक के टाइम में मिलती है। जो हमें दिल्ली के 3 सुल्तान जिनको हम धार्मिक रूप से कट्टर माने, तो उनमें सबसे आगे नाम फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी और औरंगजेब, ये 3 नाम आते हैं। और उनमें फिरोज तुगलक उनका फोररनर था, अगर नहीं था। उससे बाद हम बात करें तो उलेमा के कहने पे ये चले, लेकिन ये उलेमा की सपोर्ट के लिए ये क्या करेंगे कि खलीफा के नायब के रूप में खुद का शासन शुरू करते हैं। खलीफा का डिप्टी, ये मैंने पीछे के लेक्चर में आपको बताया था, जब इल्तुतमिश ने खलीफा से, बगदाद में मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक नेता खलीफा होते थे, उनके डिप्टी के रूप में उनसे सपोर्ट प्राप्त की जाती थी। तो एक लेजिटिमेसी, एक धार्मिक लेजिटिमेसी, रिलीजियस लेजिटिमेसी अपने रूल को मिल जाती थी। तो वो फिरोज तुगलक ने, बीच में अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इन सब ने वो उस प्रकार की, इल्तुतमिश के बाद वो वैल्यू आप कह सकते हैं कि नहीं दी थी उलेमा को, रिलीजियस लेजिटिमेसी को उतनी। लेकिन ये एक सुल्तान है जिसको इस्टेब्लिशमेंट करना है अपना रूल, तो उसको उलेमा की सपोर्ट चाहिए। तो उसने खलीफा के डिप्टी के रूप में अपना रूल शुरू किया। लेकिन ये काफी हद तक एक मुसलमान और एक नरम अपने इस्लामिक वैल्यूज की तरफ इनका झुकाव था। तो मिलिटेरली फिरोज तुगलक ने कुछ खास अचीव नहीं किया। जो बड़ी सल्तनत इनको पहले मिली थी, उसमें से कुछ इलाके आजाद हुए तो उनको दोबारा जीतने की कोशिश खास नहीं की। बंगाल में 2 फेल कैंपेन की गई, और लास्ट कैंपेन इनकी थी थट्टा, जो कि सिंध में है, नमक की खाने भी हम थट्टा की तरफ किया गया था, लेकिन वो वहां उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब बात करें तो मैंने आपको पहले लेक्चरों में बताया था कि सुल्तान अगर वीक होगा तो वजीर यानी कि नोबिलिटी और उलेमा हावी होंगे। तो इनके केस में ये था, although he was not that weak, but he was not that strong as अलाउद्दीन खिलजी एंड बलबन। सो अब बात करते हैं वजीर की। तो इनके वजीर थे मलिक मकबूल खाने, जहां तेलंगानी भी कहते थे। ये कन्वर्टेड ब्राह्मण थे, जो एक कैंपेन, मोहम्मद बिन तुगलक की कैंपेन थी साउथ में, उसमें इनको मिले थे। और वो इनके वजीर रहते हैं। एक प्रकार से काफी हद तक उनका इन्फ्लुएंस था। 13 लाख टन का उनकी सालाना कह सकते हैं सैलरी थी, और काफी पावरफुल वजीर थे। तो उलेमा और वजीर का काफी प्रभाव इनके स्पेशली इनिशियल 20 सालों के रूल में रहा। इनका रूल था 1351 से 1388 तक। तो अब इन्होंने एक बात, आप इनकी बात को याद रखें, तो इन्होंने अब मिलिटरली ये फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इनका फोकस है, आप कह सकते हैं, स्टेट के कंस्ट्रक्टिव कामों पर, कि लोक भलाई के कामों पर। तो उसके लिए, या स्टेट के आप कह सकते हैं, तो इन्होंने कुछ काम किए जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर ये माने जाते हैं नहरों के लिए। इन्होंने नहरें बनाई, जिनमें आप बात करें दिल्ली से हिसार सबसे लंबी नहर है, उलुग खानी नहर भी कहते हैं इसको, उलुग खानी नहर। उसके बाद सतलुज टू घग्गर और सिरमौर, ये भी सतलुज से निकलती थी। हांसी, ये हरियाणा में थी नहरें, आज के हरियाणा पंजाब। घग्गर टू फिरोजाबाद, ये यूपी में शहर था फिरोजाबाद, जो इनके द्वारा ही बसाया गया था। यमुना टू फिरोजाबाद, ये भी फिरोज तुगलक के द्वारा ये नहरें बनाई गई। 1200 बाग लगाए गए, जहां से 1,80,000 टन की कमाई होती थी। कहने का मतलब एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया गया।
या एक नई तरीके से एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दिया गया। लेकिन इन नहरों से जो सिंचाई की जाती थी तो उस पर टैक्स भी लिया जाता था, हब ए शरब नाम का टैक्स, इरिगेशन टैक्स लगाया जाता था इनकी तरफ से। अब अगर बात करें तो जो आपको मैंने नहरें का बारे में बताया, नहरों के साथ साथ इन्होंने कंस्ट्रक्टिव काम जो और किए तो वो थे इनके द्वारा शहर बसाए गए। फिरोज तुगलक के काल में जो शहर बसाए गए फिरोज तुगलक के द्वारा, उनमें हिसार, फिरोजपुर, फिरोजाबाद जो यूपी में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली का, जौनपुर ये भी यूपी का, ये शहर इन्होंने बसाए। हिसार, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, आप ये समझ सकते हैं ये शहर इनके द्वारा बसाए गए। इसके अलावा आप इनकी बात करें तो मिलिटरीली ये उतने एक्टिव नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि मिलिट्री कह सकते हैं मेंटेन भी करनी है और वो इनके खिलाफ सिर भी ना उठाए, तो उसके लिए मिलिट्री में इन्होंने इक्ता को हेरिडिटरी कर दिया। इक्ता से आपको इल्तुतमिश याद आएंगे, इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था इक्ता सिस्टम। लेकिन इल्तुतमिश के टाइम पे इक्ता जो था, जमीन का वो टुकड़ा जो एक अमीर या मलिक को दिया जाता था, वो ट्रांसफरेबल था कि ट्रांसफर किया जा सकता है, कि आप उसको कहीं भी दूसरी जागीर पर भेजा जा सकता है, और वो वंशागुणत नहीं था कि आपके बेटे को आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये क्लियर, इस पे कोई राइट्स नहीं होते थे। लेकिन इन्होंने उसको फिरोज तुगलक ने उसको हेरिडिटरी कर दिया। और उसके बाद वो एक इतलाक हुंडी जारी की। इतलाक हुंडी आपको एंशिएंट इंडिया से याद आया होगा कि एक पत्थर टाइप की चीज या एक लिखत होती थी जो जाके दिखाते थे तो कोई चीज मिलती थी व्यापारियों से। गिल्ड्स, व्यापारी की गिल्ड ऐसा यूज करती थी। तो ये एक इतलाक हुंडी इन्होंने इस्तेमाल की, जो ये जाके रेवेन्यू अधिकारियों को जो दिखाते थे तो उनको उनका एक रेवेन्यू का हिस्सा मिल जाता था इनको, इक्ता होल्डर्स को। इस तरीके से इन्होंने मिलिट्री को आप कह सकते हैं इन लॉन्ग टर्म अपने टाइम पे इन्होंने उसको रेवोल्यूशन करने से रोका या एक प्रकार से मेंटेन रखा। लेकिन ये एक दोबारा से मिलिट्री को वीकनेस की तरफ ले जाने, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कैश पे एस्टैब्लिश किया था और काफी हद तक वो कामयाब सिस्टम चल रहा था। अब अगर बात करें तो सिटीज इन्होंने बनाई, नहरें बनाई, तो इन्होंने कुछ डिपार्टमेंट्स की स्थापना भी की फिरोज तुगलक ने। उसके लिए अगर बात करें तो दीवाने बंदगानी, हम बंदगी करते हैं खुदा की, और तो वो हम किसी को बंदगी, खुद को उसको सुपुर्द कर रहे हैं, उसकी एक प्रकार से हम तेरे गुलाम टाइप। तो बंदगी से आप समझिए बंदगानी, ये गुलामों का डिपार्टमेंट था। गुलामों के बहुत शौकीन थे फिरोज तुगलक गुलामों का इतना शौकीन था, 1,80,000 गुलाम बताए जाते हैं इस पर्टिकुलर सुल्तान के अंडर। अब अगर दीवाने इस्तिहक की बात करें तो वो एक बूढ़ों को पेंशन देने का, मैंने आपको कहा था कि बूढ़े फौजियों से उनको इक्ता हेरिडेटरी कर दिया कि उनसे इक्ता नहीं छीना जा रहा है। वो अपनी जगह फौज में बूढ़े फौजी किसको भेज सकते हैं कि अपने बेटे या कोई भी एबल बॉडीड जो उनका रिश्तेदार है, भांजा, जो भी, उसको आर्मी में भेज सकते हैं मिलिट्री सर्विस के लिए, और उनकी जमीन बनी रहती है। तो वो बूढ़ों का एक थी। दूसरी, उनको पेंशन भी दी जाएगी, तो उसके लिए दीवाने इस्तिहक नाम का डिपार्टमेंट बनाया और ये ओल्ड एज में पेंशन दी जाती थी। लेकिन एक बड़ी आप कह सकते हैं कि जो हम उसके लिए बाद में आके वारेन हेस्टिंग को याद करते हैं या आप डलहौजी को याद करते हैं। डलहौजी के टाइम पीडब्ल्यूडी जो आप मॉडर्न साइंस में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बना था, लेकिन मेडिवल टाइम्स में शोहरत आम नाम से ये फिरोज तुगलक ने आप कह सकते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सार्वजनिक कामों के लिए ये डिपार्टमेंट चलाया। और इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि फिरोज तुगलक रिलीजियसली काफी कट्टर था। उसने मुस्लिम महिलाओं के बाहर की मजारों पर जाकर आप कह सकते हैं वर्शिप करने पे रोक लगा दी थी दिल्ली की मुस्लिम महिलाओं पर। तो इस तरीके से फिरोज तुगलक ने राज अपना रखा। लेकिन फिरोज तुगलक के बाद अगर बात करें तो सिर्फ नसीरुद्दीन महमूद, जिन्होंने इस सल्तनत का 1394 से 1412 तक का रूल था नसीरुद्दीन महमूद का, उसमें ही 1398 में तैमूर का हमला हो गया। तैमूर एक मध्य एशिया के तुर्क नस्ल के काफी बड़े कह सकते हैं आप चंगेज खान की तरह ही लुटेरा या कह सकते हैं विजेता थे, जिन्होंने बड़ी नरशंसता से काफी पावरफुल और मिलिट्री सक्सेस मिली उनको। तो उसने तैमूर ने दिल्ली सल्तनत की ताकत बिल्कुल, फिरोज तुगलक या तुगलक वंश की ताकत बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दी। और उसके बाद 2 साल बाद ही 1412 से 1414 में सैयद वंश की स्थापना हो गई। अब सैयद वंश में
ये 1414 में आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। लेकिन सैयद वंश की बात करें तो उसमें मुबारक शाह, आप कह सकते हैं सबसे पहले खिज्र खान ने उसकी स्थापना की सैयद वंश की 1414 से 1421, 1421 से 1434 मुबारक शाह, और 1434 से 1445 तक मोहम्मद शाह, और 1445 से 1451 तक आलम शाह। ये जो कह सकते हैं आप सैयद वंश के सुल्तान रहे। आलम शाह ने अपने वजीर से लड़ाई होने पर खुद ही गद्दी त्याग दी और बहलोल लोदी को ये गद्दी दे दी। तो 1451 में बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, जो अफगान थे। तो अंतिम तुर्क शासक अफगान नस्ल के थे बहलोल लोदी। अंतिम तुर्क शासक जो थे वो नसीरुद्दीन महमूद, 1394 से 1412 का जो रूल था वो था दिल्ली सल्तनत में। तो ये आपको दिल्ली सल्तनत के इस टाइम पीरियड की क्लैरिटी दी गई है। एंड थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर।